ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर और इसमें पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस। कैसे दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इजी इजी प्रॉब्लम्स हम कुछ करने वाले हैं आज। ठीक है? यस सर। अच्छा, ये बताओ, ये आप इस पिक्चर से आपको क्या समझ में आ रहा है? सर अर्थ मून के अराउंड अच्छा, अर्थ के अराउंड घूम रही है। अर्थ किसके अराउंड घूम रही है? सन के। ये क्या है आपका? ये क्या है? सन है। और ये क्या है? आपकी अर्थ है। और ये अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। ये कौन है? मून है। मून है, चंदा मामा जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंदा मामा। जिसके लिए अभी एक मून से रिलेटेड इसरो ने कुछ किया था अभी। यस चंद्रयान 3 भेजा था। चंद्रयान 3 हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है? कैसे रोटेट करती है? सन के अराउंड। और हमारा जो मून है वो अर्थ के अराउंड कैसे रोटेट करता है। इन सारी चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा, सारी डिटेल हम केपलर लॉ में पढ़ेंगे, बट थोड़ी थोड़ी चीजें जानेंगे कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है? तो ये तो मैंने बेसिक आइडिया देने के लिए पिक्चर डाली थी। तो अब आप सोचो कि व्हाई डू ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अबाउट द सन। भाई सभी प्लैनेट, आपने सुना होगा, सारे के सारे प्लैनेट्स हैं, क्या सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं? यस कैसे? क्यों करते हैं और कैसे कर पाते हैं? कोई बताएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ठीक है। अब सेकंड देखो, व्हाई डू लैंड ऑन ग्राउंड व्हेन यू जंप अप इंस्टेंट ऑफ फ्लोटिंग इनटू द स्पेस। आप जब जमीन से ऊपर की तरफ उड़ते हो ना, ऐसे करके कूद रहे हो, ऐसे करके ऊपर की तरफ उड़ रहे हो, तो आप वापस ग्राउंड की तरफ क्यों आ जाते हो? या फिर बोले कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, या फिर बोलो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ये भी बोल सकते हैं। Why does an object thrown upward reaches a certain height and then fall downward? जैसे कि आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो, एक हाइट पे जाने के बाद में वो वापस आने लगती है ग्राउंड की तरफ। ऐसा क्यों होता है? सर ग्रेविटेशन फोर्स। Why the reason behind rotation of tides? टाइड्स आपने सुना होगा कि समुद्र में बहुत बड़ी टाइड आ गई, उसके किनारे की सारी चीजें बह गई। सुना है कभी? जो टाइड्स होती है ना, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती है। तो इन सब चीजों के पीछे जो रीजन है, इन सारी चीजों के पीछे जो रीजन है ना, हम उसको पढ़ने वाले हैं। देख रहे हो आप कितना बड़ा टॉपिक पढ़ने वाले हो। अब आप सोच लो कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है कि नहीं? पहले हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑफ ग्रेविटी। जैसे फॉर एग्जांपल, होता क्या है एक्चुअली में, हर एक बॉडी एक दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है। फोर्स is necessary to produce a motion of a body. A body is dropped from a height towards the earth. वही स्टेटमेंट है जो मैंने बोला कि अगर किसी भी बॉडी को आप छोड़ दो, जैसे ऊपर से मैं इस पेन को छोड़ रहा हूँ, आपको दिख रहा है? पेन दिख रहा है? पेन छोड़ रहा हूँ, पेन छोड़ रहा हूँ, नीचे की तरफ गिर रहा है। और ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा? क्यों नहीं जा रहा ऊपर की तरफ? क्योंकि अर्थ क्या कर रही है? अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है।
आपको दिख रहा है कॉर्नर पे एक छोटा सा मास दिख रहा है यहाँ पे, और नीचे की तरफ अर्थ दिख रही है बहुत सारी बड़ी। Yes, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और उस ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है। उस ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है, इसीलिए वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है। अभी आगे चल के आगे आगे धीमे धीमे मैं बताऊंगा कि आपको समझ में आएगा कि अर्थ हमारी तरफ मूव कर होके क्यों नहीं आती, हम ही अर्थ की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारा मास अर्थ के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल है, बहुत 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 छोटा है। समझ में आ रही है बात? yes, कैसे आप देखोगे कि अगर आप जैसे ये अर्थ है और ये आप हो, ठीक है, ये बाल खड़े हुए हैं, एकदम जेल लगाए हुए हैं बालों में, बाल खड़े हुए हैं, आप अर्थ की तरफ देख रहे हो, अर्थ आपकी तरफ देख रही है। अर्थ मुस्कुरा गई थोड़ी सी, बोला हम तुम्हें अपनी तरफ खींच लेंगे अभी। आप अर्थ से बोल सकते हो कि मैं भी तुम्हें खींच लूंगा अपनी तरफ? नो सर, क्योंकि ताकत ही नहीं है। अर्थ आपको जितने फोर्स से खींचेगी उतने ही फोर्स से ओनली आप अर्थ को खींच सकते हो, लेकिन अर्थ बहुत भारी है, इसीलिए आप अर्थ को नहीं खींच सकते, अर्थ आपको खींच लेती है अपनी तरफ। Yes, sir. यही रीजन होता है कि जो आपके प्लैनेट्स होते हैं ना, जैसे अर्थ, सन के अराउंड सब मूव करते हैं। जैसे आप अर्थ ले लो, प्लूटो ले लो, जुपिटर ले लो, सारी चीजें जो भी, मरकरी है, सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं। क्या सन और अर्थ का मास दोनों का बहुत बड़ा मास है? ये मान लो ये अर्थ, मैं ये कह रहा हूँ दोनों के पास बहुत बड़े बड़े मासेस हैं कि नहीं? सन बड़ा है ये मुझे पता है, चलो सन को, अर्थ को थोड़ा छोटा बना देते, चलो ये मान लो मैंने अर्थ बना लिया, ये सन है, कि इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल, उस फोर्स की वजह से अर्थ सन के अराउंड चारों ओर चक्कर लगाती है। समझ में आया? हमने स्टार्टिंग में एक वो देखा था वीडियो, स्टार्टिंग में वीडियो देखा था, अर्थ आपके चारों तरफ, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। सिमिलरली मून अर्थ के चारों तरफ किस वजह से चक्कर लगाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की। सर, हाँ सर सन में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है? हाँ बिल्कुल। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है, जैसे चलो छोड़ो, यहाँ का एग्जांपल छोड़ देते हैं। आप अगर बैठे हो ना, आप जहां पे बैठे हो, आप अगर बैठे हो, मान लो आपका नाम क्या है बेटा? नाम बताओगे आप अपना? क्या? शक्षिता। ओके, शक्षिता, आप मान लो यहाँ पे बैठे हो, शक्षिता बैठी हुई है, ये बाल हैं ये शक्षिता के, लंबे लंबे बाल हैं एक्चुअली में शक्षिता के, है ना, बहुत केयर करती है ना शक्षिता। ठीक है, शक्षिता आपका मास मान लो मैं 40 kg, ज्यादा तो नहीं मान लिया? 35। अच्छा चलो कोई नहीं, चलो 40 मान लेते हैं, राउंड फिगर। अब 40 kg आपका मास है, और आपके पास में मान लो आपकी मम्मा है, आपकी मम्मा है ये, आपकी मम्मा का वेट मैंने मान लिया 60 kg, मान लो 60 kg। यस सर। देखो दोनों के पास मास है, तो आपकी मम्मा और आपके बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का। आप एक ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी मम्मा को खींच रही हो एक्चुअली में, और आपकी मम्मा आपको ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है, लेकिन जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है ना, बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि आप दोनों के मासेस बहुत कम है, 40 kg 60 kg, ये कोई मास है? अर्थ का मास देखो, अर्थ का मास कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है, ये मान लो आप फिलहाल के लिए, बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आपके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, आप दोनों के बीच। जैसे मैं बैठा हूं कहाँ पे? आगरा में, और मेरे पास जितनी भी चीजें हैं, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, पेन टैब, कुछ भी हो, सारी चीजों के और मेरे बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है,
लेकिन वो इफेक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो उसका जो मैग्नीट्यूड है बहुत 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 कम है, इसीलिए उसका फोर्स हमें फील नहीं हो रहा है। और जहां पे सन की बात आ जाती है और अर्थ की बात आ जाती है, उनका मास बहुत ज्यादा है, इसीलिए भले ही बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, उनको एक दूसरे की फोर्स का फील होता है। समझ में आई बात? Yes, sir. और Yes, sir. इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, आपका एटमॉस्फेयर एबव द अर्थ है। एटमॉस्फेयर जो है ना हमारा एयर, एटमॉस्फेयर में जो एयर वगैरह है ना सब, ये किसकी वजह Yes, से sir. होल्ड है? किसकी वजह से होल्ड है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। रेन आपकी नीचे की तरफ ग्राउंड पे गिरती है, बादलों से रेन गिरती है कि नहीं गिरती है? अरे आप गिरती है। हिमाचल वाले हो, आप तो हिमाचल वाले हो, आपको रेन, फॉग और जो क्या बोलते हैं आइश, ये तो आपका गिरता रहता है। ये किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही नीचे गिरते हैं। वाटर इन द रिवर, ग्रेविटेशनल फोर्स। कीपिंग द फैमिली ऑन अर्थ, आप अर्थ के ऊपर रह पा रहे हो ना, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। स्पेस में रह के देखोगे कभी आपने वो देखा है? साइंटिस्ट देखे स्पेस में कैसे रहते हैं? Astronauts. Yes, sir. एस्ट्रॉनॉइट देखे, मूवी में देखे होंगे, टीवी में, मतलब डिस्कवरी चैनल देखे होंगे, उड़ते उड़ते से दिखते हैं कि नहीं दिखते आपको? Yes, sir. Yes, sir. हमेशा उनके बाल Yes, खड़े, sir. अगर खड़े होंगे तो बाल खड़े ही रहेंगे, ऐसे अगर उनका पेन छूट जाएगा तो पेन कहीं भी मूव करता रहेगा। ऐसा देखा है आपने? Yes, क्यों? Yes, sir. वहां पे ग्रेविटी नहीं होती है। अगर सोचो अर्थ से ग्रेविटी गायब हो जाए तो क्या होगा? सर हम और हमारा सारा सामान उड़ने लगेगा। सर हम हाँ, हवा कुछ में भी उड़ने नहीं, लगेंगे। हम ग्राउंड पे रुक ही नहीं सकते। सिमिलरली रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ भी किसकी वजह से होता है? Gravitation force. देखो आप अपने आप को बच्चे कहते हो, देखो आप कितने बड़े बड़े हैवी टॉपिक पढ़ रहे हो, देख रहे हो आप? अर्थ सन मून, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो अभी आप। Yes, sir. कर रहे हो ना? Yes, sir. सारी चीजों के पीछे रीजन क्या है? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम देखते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन क्या बोलता है ग्रेविटेशन लॉ में? ग्रेविटेशन लॉ में न्यूटन बोलता है कि भाई अगर दो मासेस हैं, मान लो एक बॉडी ये है m1 मास की और एक बॉडी ये है m2 मास की, तो अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है आपकी r, तो इन दोनों पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जो कि इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 and inversely proportional to square of distance between the masses। ये क्या था? न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। हाँ फिर से बेटा, बिल्कुल समझ, एक बार फिर से। मान लो दो मासेस हैं m1 और m2, ये कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं r डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर, कुछ भी हो सकती है डिस्टेंस, इट डजंट मैटर। तो जो m1 है और m2 के बीच में न्यूटन बाबा कह के गए कि भैया जो दोनों के मास का प्रोडक्ट है, जो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ना, वो दोनों के मास के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो हमेशा क्या होता है, फोर्स कैसे लगता है? अट्रैक्टिव नेचर का लगता है। इसके ऊपर F इधर लग रहा होगा और इसके ऊपर F इधर लग रहा होगा, मतलब ये मास इसको F फोर्स से खींच रहा होगा और ये m1 मास F2 को F फोर्स से खींच रहा होगा। दोनों सेम फोर्स से खींचते हैं, याद रहे, दोनों किससे खींचते हैं? सेम फोर्स, हमेशा सेम फोर्स से खींचते हैं। तो देखो आपका रिलेशन क्या, यहां से मैं बोल दूं कि F मेरा आ जाएगा, देखो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मैं बोल दूं, अच्छा यहां से क्या मैं ये बोल सकता हूँ, F मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, बोल सकता हूँ कि नहीं? दोनों को कंबाइंड कर दिया। Yes, sir. तो Yes, आपको अगर मैथमेटिक्स का थोड़ा सा ज्ञान हो तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट आता है,
प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक आता है कांस्टेंट जिसको हम बोलेंगे जी m1m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये होता है हमारा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ में आया? Yes, sir. Yes, m1 और m2 क्या है? मासेस ऑफ द बॉडी, और r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, या फिर बोलूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग टाइप की डिस्टेंस लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, ये नहीं होगी। क्लियर है इतना? Yes, sir. अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसके बारे में। हमारा जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो हमारा जी क्या होता है? देखो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? बहुत ही ज्यादा वीकेस्ट फोर्स होता है, बहुत ज्यादा वीकेस्ट फोर्स होता है। और जो जी होती है, जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। जी क्या होती है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू भी बताऊंगा मैं इसको। और देखो इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव मैंने आपको बताया था, अट्रैक्टिव मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मास अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ये फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और इट इज अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल मतलब बॉडी के अंदर ही लगता है। नेट फोर्स देखो, जैसे मैं बोलूं कि एक मास ये है m1 और एक मास ये है m2, ठीक है, इन दोनों पे फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, दोनों पे नेट फोर्स क्या है? फिर जीरो। नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट पर एज अ सिस्टम देखेंगे ना m1 m2 को, तो जीरो है। इसलिए इसको बोलते हैं इट इज अ सेंट्रल फोर्स एंड म्यूचुअल फोर्स। सेंट्रल का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास के अलोंग लगता है। सेंटर ऑफ मास आपके थोड़ा सा सिलेबस से बाहर है, आप 11th क्लास में पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास को, बट आप अभी ये समझो कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के जस्ट बीच से लगता है, आप इतना समझो। और ऑलवेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है? एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो लॉन्ग रेंज फोर्स हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? Yes, हाँ? sir. हाँ? और सिमिलरली देखो इसको हम लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप इतना जान लो कि ये सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप 12th क्लास में पढ़ोगे। मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 12th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन आप इतना मानोगे लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, बस इतना मानो आप। और ये किस पे? ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। अगर आप, क्या सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम है क्या? बोलो भाई, सन और अर्थ के बीच में तो स्पेस है ना, वैक्यूम है, वहां पे तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो फोर्स लगता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर हुआ यहां तक सब कुछ सबको? Yes, sir. अब आते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में जानने, जो हमारा जी आया था कांस्टेंट, याद है? अरे फॉर्मूला क्या था हमारा? जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां से जी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी बताओ जरा? ये जी एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं? Yes, sir. अच्छा इसकी यूनिट, इसकी अगर यूनिट निकालूं तो क्या आएगी? एफ की यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट न्यूटन, और आर स्क्वायर है यानी कि मीटर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई केजी इसका होगा, केजी इसका होगा, क्या केजी स्क्वायर हो जाएगा? Yes, sir. इसकी अच्छा देखो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो था ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं कैपिटल जी को, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
केजी स्क्वायर। और ये जो जी होती है डज नॉट डिपेंड ऑन एनी मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? नो सर। और ये जो जी होती है वो सेम होती है थ्रू आउट द यूनिवर्स। अगर हम किसी भी दो प्लैनेट्स के बीच में फोर्स निकालें, जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जी की वैल्यू हम वही लेंगे हमेशा। और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो, देखो जो स्मॉल जी होता है ना, स्मॉल जी वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। और कैपिटल जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इतना याद रखिए, स्मॉल जी और कैपिटल जी में फर्क है। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, बोलो जरा, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कैपिटल जी की वैल्यू हमने अभी देखी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यस सर। अब देखो जी को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि अगर मैं 1 केजी का मास लूं, दो बॉडी लूं 1 केजी की, और उनको 1 मीटर डिस्टेंस से दूर पर रखूं, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखूं, तो उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसी को मैं बोलूंगा क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 10⁻⁻11 है, -11 है। तो क्या मेरे जो फोर्स आएगा उसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, क्योंकि -11 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं मास में, करूंगा कि नहीं? यस सर। बेटा आपका रेस्पॉन्स थोड़ा कम हो गया, रेस्पॉन्स थोड़ा कम हो गया आप लोगों का। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके ओके। अब जरा क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। Two spherical ball of mass 10 kg, each are placed 10 meter apart. Find the gravitational force of attraction between them. दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है आपको, निकालो। जिसका आंसर आ जाए हैंड रेज करना। मैं जो आपको क्वेश्चन कराता हूँ ना, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने से ये फायदा होता है कि आप अगर इस लेवल की तैयारी करके जाओगे एग्जाम में, तो इस लेवल का क्वेश्चन आए तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? और अगर मान लो आपने तैयारी इस लेवल की की है, तैयारी इस लेवल की की है, क्वेश्चन इस लेवल के आगे, तो कर पाओगे कि नहीं? तो इसीलिए हम थोड़ा सा टॉप लेवल की तैयारी करके चलते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवाता हूँ। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये टफ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन जो होगा थोड़ा सा अच्छा होगा आपकी क्लास के साथ।
आप 9th के हो ना, उस हिसाब से अच्छा होगा, बट वो आगे चल के जब आप 11th में पढ़ोगे उससे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे आपको। 11th में आएगा वो पार्ट, ग्रेविटेशनल चैप्टर द्वारा से आएगा 11th में। एक बच्चे का आंसर आ गया, वेट बेटे वेट वेट बच्चे। आया किसी का आंसर? आया किसी का? सीधे फॉर्मूला लगाना है और क्या 6.67 6.67 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन आ रहा है शुभ लक्ष्मी का। के.एस. चौहान क्या आ रहा है आपका? के.एस. चौहान के.एस. करमचंद सर अंजलि जैसल। ओके ठीक है, चलो मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को, उसके बाद आप करिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। 2 स्फेरिकल बॉल्स, यानी कि उनके 2 बॉल्स के मास दे रखे कितना 10 kg, यानी कि मेरा m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू कितना दे रखा है 10 kg। और कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में 100 मीटर। आर क्या है मेरा 100 मीटर है, है कि नहीं। अब उसने क्या पूछा, फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एफ की वैल्यू पूछी है। यानी कि उसने क्या रखा है, एक बॉल यहाँ पे है, एक बॉल यहाँ पे है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी है उसने कितनी 100 मीटर। और ये दोनों बॉल कितने केजी की है 10 kg, ये भी 10 kg की है, ये भी 10 kg की। दोनों के पीछे फोर्स सिंपल आपको निकालना था, F इक्वल टू G m1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जी क्या है आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यही है, बोलो बोलो। भाई m1 क्या है, m1 है आपका 10 kg, m2 है आपका 10 kg डिवाइडेड बाई r क्या है आपका 100 का स्क्वायर करना है, करना है ना।
अब जरा इसको सॉल्व कर। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 100 1 2 3 4 40 हो जाएगा नीचे। 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो आपका क्या आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2। ये 100 का ऊपर जाके -2 पावर हो जाएगी, होगी कि नहीं? यस क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन। अब आप देखो फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, 6.67 इंटू 10⁻⁻13 क्या आ रही है, -13 आ रही है। देखो कितनी छोटी वैल्यू आ रही है, देख रहे हो आप, बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू आ रही है। 6.67 इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन। इसीलिए क्या इस फोर्स का आपके ऊपर वो पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा? ये फोर्स ये इससे ज्यादा, हाँ बेटा बताओ, बोलो, सर क्या बोला? कुछ पूछना चाह रहा था कोई, आई थिंक। नो सर। सर आप क्या बोल रहे थे, एक बार रिपीट करो। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना छोटा फोर्स क्या आपको कभी फील होगा? ये तो इतना फोर्स हुआ, मच्छर जो आपकी बॉडी पे अगर कोई मच्छर बैठ जाता है ना, वो भी इसका इसका 1000 टाइम गुना फोर्स होता है, 1000 टाइम बड़ा फोर्स लगाता है वो, 1000 टाइम्स बड़ा फोर्स लगाता है वो मच्छर भी अपने पैर से। तो सोच सकते हो इस फोर्स का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको याद हो तो मैंने एक एग्जांपल बताया था, किसी बच्ची को बिठाया था, उसकी मम्मी को उसके पास में बिठाया था। क्या नाम था उस बच्ची का, मुझे याद नहीं है। सक्षिता को बिठाया था, उसकी मम्मी को बिठाया, तो मैंने बताया था कि दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, लेकिन बहुत छोटा फोर्स लगेगा। तो देख लिया बेटा, अगर आपकी मम्मी, आपका वेट 40 कर दूं, यहाँ पे 60 कर दूं, तब भी कोई खास ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या फाइनल वैल्यू पे? 10⁻⁻13 फिर भी रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कि बहुत कम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है। इसीलिए क्या होता है कि आपके ऊपर उस फोर्स का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? यस सर। ओके, जरा इस क्वेश्चन को करो। 2 spherical balls of 10 kg each are placed x मीटर apart। जैसे 2 स्फेरिकल बॉल हैं, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, दोनों 10 kg के। पहले हमारा रखा है कितने पे, x मीटर पे। अब जब मैंने इन दोनों को क्या किया है, फाइनली में क्या किया है, इन दोनों को 2x डिस्टेंस पे कर दिया। देखिए एक यहाँ पे रह गई, एक मान लो यहाँ पे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई अब, 2x। तो हमें पूछा है इसने कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मान लो यहाँ पे मेरा F था, तो यहाँ पे मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ये पूछा है इसने। निकाल सकते हो? अच्छा, आपको अगर याद हो तो मेरा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के था कि नहीं था? यस सर। यहां से आप थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो शायद आपका आंसर आ जाए, थोड़ा कोशिश करो।
आ रहा है किसी का? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है चलो, नो सर। मैं करवाता हूँ। देखो, आपके दोनों के मास दे रखे हैं, दोनों के मास इसमें भी सेम है, इसका भी मास वही है, इसका भी मास मान लो m1 है, इसका भी मास है, चारों का मास सेम है। क्या हमें पता है कि फोर्स मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के होता है? यहाँ पे चेंज क्या हो रही है? ओनली डिस्टेंस चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इस आर को इधर भेज दूं कि मैं बोल दूं इस केस को मैं मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ मैं 2, तो F1 R1 का स्क्वायर इक्वल टू F2 R2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ कि नहीं? यस सर। सब लोगों से यहाँ चाहता हूँ मैं, ये समझ में आया कैसे लिखा है मैंने? यस सर। तो देखो F1 मुझे नहीं पता है, R1 मुझे पता है कितना है, x है, और F2 भी नहीं पता मुझे, क्या R2 मुझे पता है 2x है? यस सर। 2x का स्क्वायर, तो देखो F1 x स्क्वायर इक्वल टू 4F2 x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आया, F1 इक्वल टू 4F2 आया। समझ में आया कैसे आया आंसर ये? सर एक बार रिपीट करना। देखो, आपका फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के है, यस सर। तो आप आर को इधर ले गए, आर को इधर ले, क्या मैं बोल सकता हूं कि एफ आर स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा? होगा कि नहीं? यस तो सर। दोनों में मास Yes, आपका sir. सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, F1 R1 का स्क्वायर इक्वल टू F2 R2 का स्क्वायर। तो F1 की मैंने पहले केस के लिए वैल्यू रखी, R1 मेरा था x मीटर, सिमिलरली F2 मैंने सेकंड केस के लिए मुझे नहीं पता, और x2 मुझे पता है, R2 मुझे पता है 2x है, तो दोनों की 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरा F1 आया 4F2। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली एक छोटू सा क्वेश्चन ये है, जरा इसको करो। Two particle of mass 1 kg and 2 kg placed at a separation of 50 meter, सेंटीमीटर लिखते हैं 50 meter, assuming assuming that only force acting between the particles on their mutual gravitation, या only gravitational force ही लग रहा है, कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, find the gravitational force between them। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चाहिए भाई, ये क्वेश्चन तो आई थिंक सबसे हो जाना चाहिए। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेशन करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल फॉर्मूला करो।
आ रहा है किसी का? सर कर रही है। M1 M2 दिया हुआ है आपको, R दिया हुआ है 50 मीटर, और G आपको पता ही है। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आप, ओनली कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। 1250 न्यूटन आया है अंकिता का। बारह सौ 45 न्यूटन सोनाली का आया है। बारह सौ 1245 न्यूटन फोर्स आए हैं दो बच्चों के, जो कि गलत है, दोनों गलत हैं। ये भी गलत है, 1250 न्यूटन गलत आंसर है। आप सोचो ना, जी का मल्टीप्लाई होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 का मल्टीप्लाई होगा, तो इतना बड़ा फोर्स कैसे आ सकता है? करवाऊं मैं? नहीं हो रहा? सर आप ही कराओ। ओके, देखो M1 दिया हुआ है आपको, यस सर। टू पार्टिकल है। M1 1 kg है। सिमिलरली M2 दे रखा है आपको 2 kg, और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दे रखी है आपको, R भी दे रखी है, कितनी? 50 मीटर। पूछा क्या आपसे? F पूछा है। तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा दो, F इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। जी क्या है आपका? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। M1 क्या है? 1 kg, M2 क्या है? 2 kg, डिवाइडेड बाई R क्या है? 50 का स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व कर लो बस। क्या होगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 2500 होगा कि नहीं होगा? 50 का स्क्वायर यस सर। होगा ना। अब जरा इसको मैं क्या लिख दूं? 6.67, एक काम करते हैं, 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 10⁻⁻2 कर दूं, डिवाइडेड बाई 25। ये जीरो थी, मैंने ऊपर ले गया मैं, है? और यहाँ पे क्या किया मैंने? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और 2 कितना हो गया? 13 हो गया ना।
Yes, sir. और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, 2 जीरो और रख लेता हूँ, 2 जीरो और 13 और 2 कितना हो गया, 13 और 2 15 इंटू क्या मैं 200 डिवाइडेड बाई 25 रख सकता हूँ अब, क्योंकि मैंने 2 माइनस की पावर इधर रख दी, 100 का मल्टीप्लाई कर लिया, 100 का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से 25 से इसको काट दो, कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा कि नहीं, 8 टाइम्स। तो हमारा क्या आंसर आया, 6.67 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 15 न्यूटन, ये आंसर आना चाहिए। सर रिपीट करो। ओके, हमारा M1 M2 था, ये समझ में आया सबको, ये गिवन डाटा है। यस सर। ये हमने वैल्यू पुट की, G की वैल्यू पुट कर दी, M1 की वैल्यू 1, M2 की वैल्यू 2, 50 R का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर किया, 50 का जब स्क्वायर किया हमारा 2500 आया। यस सर। अब देखो ये 2 जीरो जो थी ऊपर जाके मैंने माइनस के 2 लिख दिया, इसको ये ऊपर भेज दिया। अब देखो माइनस के 2 है, क्या मैं इसमें 100 का डिवाइड कर दूं और 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, इससे कोई फर्क पड़ेगा इस पे? अब ये जो माइनस के 2 ना पावर, इसको मैं ऊपर ले गया और ये जो 100 है इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 में, तो इस 100 का मल्टीप्लाई करके 200 हो गया, और ये जो माइनस के 2 पावर थी, माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 4 हो गया, माइनस के 4 प्लस माइनस के 11 क्या माइनस के 15 पावर हो गया कि नहीं? यस सर। और ये मेरा 200 हो गया, 25 से 200 8 टाइम्स कटा तो मेरा आया 6.67 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 15 न्यूटन। क्लियर है सबको कैसे आया ये फोर्स? यस सर। हैवी हो गई ये क्लास आज? सबको क्लियर है, आगे बढ़े? यस सर। ओके, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा टाइप के क्वेश्चन है, आप सबको कर लोगे इजीली, ठीक है? और अब हम बताओ आज क्या क्या पढ़ा है हमने? ग्रेविटेशनल और नंबर 2 पे पढ़ा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और क्या पढ़ा है? जी के बारे में पढ़ा था, स्मॉल जी के बारे में पढ़ा था, और क्वेश्चन यस सर। कोई डाउट है आपको? ऑल क्लियर है? यस सर। ओके देन बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक सेम टाइम। और आपके इस संडे को टेस्ट है, आपको पता है? इस संडे को टेस्ट होगा आपका, तो उसके लिए प्रिपेयर करके रखिएगा, अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, रिवाइज करके दीजिएगा, ठीक है? ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस। यस सर।